अमावस की रात थी। आसमान में न तारे थे न चांद, सिर्फ घना कालापन था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर काली स्याही उड़ेल दी हो। गांव के बाहर बना पुराना रेलवे स्टेशन उजाड़ पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर लगी एकमात्र बत्ती झिलमिला रही थी, मानो वह भी डर से कांप रही हो। स्टेशन के बाहर खड़ा था एक ऑटो। उसके पास बैठा था महिपाल, 50 के करीब, पतला दुबला, चेहरे पर झुर्रियां। वह गांव का ही रहने वाला था, दिन भर ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता। अब देर रात हो चुकी थी, फिर भी वह वहां बैठा था। आज का दिन भी निकल गया, उसने बुदबुदाया। अब घर चलना चाहिए, अमावस है, बेकार यहां अकेले बैठना अच्छा नहीं। उसने ऑटो स्टार्ट किया, पर स्टार्ट ही करके फिर बंद कर दिया। मन में एक अजीब सी उम्मीद थी, क्या पता कोई आखिरी सवारी मिल जाए। आज कमाई ठीक नहीं थी। हमें यहां आसपास कोई ठहरने की जगह चाहिए, हम पहली बार आए हैं। महिपाल ने उनकी तरफ देखा। दोनों के चेहरे तराशे हुए थे, कपड़े शहरी थे, शायद घूमने आए हैं। नाम क्या है तुम लोगों का? महिपाल ने पूछा। मैं अभिजीत हूं, लंबे ने कहा, और ये मेरा दोस्त संजय है। हम घूमने आए हैं, यहां के बारे में बहुत सुना था, शांत जगह है। महिपाल ने सिर हिलाया। शांत है, लेकिन रात में यहां घूमने का मन ना करना। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं, वहां रुक लेना, सुबह फिर देखना कहाँ जाना है। दोनों खुश होकर ऑटो में बैठ गए। महिपाल ने ऑटो स्टार्ट किया और गांव की तरफ बढ़ चला। रास्ता सुंदर था, दोनों तरफ देखोगे पराक्कार ठासीरिया ने, बाकी 10वें पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी परछाइयां सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। वह प्लेटफार्म की तरफ देखने लगा। वहां कोई नहीं था। पटरियां अंधेरे में धुंधली दिख रही थी। दूर कहीं से हवा का झोंका आया, ठंडा और भेदने वाला। महिपाल ने अपनी गर्म जैकेट और कस ली। तभी पटरियों की दिशा से सीटी सुनाई दी, धीमी, दूर, फिर भी साफ। ट्रेन आ रही है, उसने सोचा। आखिरी ट्रेन, देखते हैं कोई उतरता है या नहीं। उसने ऑटो से उतरकर स्टेशन की तरफ कुछ कदम बढ़ाए। प्लेटफार्म पर हरी बत्ती जल रही थी, बाकी सब अंधकार में डूबा था। ट्रेन आई, कुछ देर रुकी और चली गई। प्लेटफार्म पर फिर सन्नाटा छा गया। महिपाल ने उम्मीद छोड़ दी, कोई नहीं उतरा था। वह वापस ऑटो की ओर मुड़ा, तभी उसकी नजर स्टेशन के बाहर खड़े 2 युवकों पर पड़ी। वहां पहले कोई नहीं था। वह चौंका। दोनों युवक उसकी तरफ बढ़ रहे थे, एक लंबा, दूसरा थोड़ा छोटा कद। दोनों ने बैग पकड़ रखे थे। भैया, ऑटो मिलेगा? लंबे युवक ने पूछा। महिपाल ने गले से खनखनाती आवाज निकाली, हाँ हाँ, बैठो, कहाँ जाना है? संजय और अभिजीत ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर के बजाय उत्सुकता थी। भैया, आपने खुद देखा है कुछ? अभिजीत ने पूछा। महिपाल चुप रहा, फिर बोला, मैंने भी एक बार रात में उस रास्ते से गुजरना हुआ था। मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पर जब पीछे देखा कोई नहीं था, बस सन्नाटा था। तब से मैं उस तरफ नहीं गया। बातें करते करते देर हो गई। महिपाल ने दोनों को अलग कमरे में सोने का इंतजाम कर दिया। वो खुद बाहर बरामदे में चारपाई डालकर लेट गया। रात गहराती गई। गांव में सन्नाटा छा गया। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, फिर चुप हो गए। अभिजीत और संजय कमरे में लेटे तो थे, लेकिन नींद दूर थी। उनकी बातें चुपके चुपके चल रही थी। सुना तूने? संजय ने फुसफुसाकर कहा। कोठी और श्मशान की बात? हाँ, अभिजीत ने कहा। मैं तो सोच रहा हूं कल वहां चलते हैं, पर महिपाल भैया ने मना किया। महिपाल का घर गांव के आखिरी छोर पर था।
पक्का मकान, लेकिन थोड़ा पुराना। बाहर एक बरामदा था जहां तीनों ने बैठकर चाय पी। महिपाल ने खाना भी बना दिया, साधारण दाल चावल पर सादगी से बना। खाना खाते हुए बातें चलती रही। अभिजीत ने पूछा, भैया, यहां आसपास कोई घूमने की जगह है? महिपाल ने उनकी तरफ देखा। है तो एक जगह, पर वहां मैं नहीं भेजूंगा तुम लोगों को। संजय उत्सुक हो गया। क्यों भैया, ऐसा क्या है? महिपाल ने चाय की चुस्की भरी। गांव से करीब 3 कोस दूर एक पुरानी कोठी है, बहुत पुरानी। कहते हैं राजा महाराजाओं के जमाने में बनी थी, बाद में उजड़ गई। अब वहां कोई नहीं जाता। हम तो घूमने आए हैं भैया, थोड़ा रोमांच तो चाहिए, अभिजीत ने कहा। रोमांच अपनी जगह है, महिपाल की आवाज सख्त हुई, पर उस कोठी के बारे में सुन लो। कई साल पहले गांव का एक लड़का वहां घुस गया था। अगली सुबह उसे कोठी के पास वाले श्मशान के पास बेहोश पाया गया। उसके बाद से वो पागल हो गया। अब भी वो गांव में रहता है, बस बड़बड़ाता रहता है। वो है, वो आती है, मत जाना। मना किया तो क्या हुआ? हम घूमने आए हैं, डरने नहीं। वैसे भी इन गांव वालों की बातों में कितनी सच्चाई होती है। लोग बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। संजय थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, सुबह जल्दी निकलेंगे। महिपाल भैया से कहेंगे कि हम गांव घूमने जा रहे हैं और फिर कोठी की तरफ निकल लेंगे। बस यही प्लान है। दोनों ने सुबह जल्दी उठने का इरादा किया, पर नींद ने आखिरकार घेर ही लिया। वे कब सो गए पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण फैलते ही महिपाल ने उन्हें चाय पिलाई। उन्होंने कहा कि वे गांव घूमने जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे। महिपाल ने कुछ शक किया, पर फिर कहा, ठीक है, पर शाम से पहले लौट आना। अमावस के बाद की रात भी अच्छी नहीं मानी जाती। दोनों ने बैग में पानी और कुछ खाने का सामान रखा और निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही उन्होंने दिशा बदल ली। पूछते पूछते उन्हें कोठी का रास्ता मिल गया। रास्ता सुनसान था। दोनों ओर झाड़ियां और पेड़ थे। सूरज ऊपर आ गया था, पर पेड़ों की घनी छांव में धूप नहीं पहुंच रही थी। हवा में ठंडक थी, मगर वो ठंडक अजीब थी, जैसे किसी तहखाने से आ रही हो। करीब 2 घंटे चलने के बाद उन्हें कोठी दिखी। बड़ी बड़ी दीवारें, टूटे बुरुज और एक विशाल फाटक जो अध खुला था। कोठी के आगे फैला था सूनापन। यही है वह जगह, अभिजीत ने कहा। संजय ने गहरी सांस ली। अंदर चले? हां। उन्होंने फाटक धकेला और भीतर घुस गए। अंदर का दृश्य उजाड़ था। बीच में एक बड़ा आंगन जहां घास उगाई थी। चारों तरफ कमरे, जिनकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। दीवारें पर पुरानी पेंटिंग के धब्बे थे। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उनके कदमों की गूंज। वे ऊपर की मंजिल पर चढ़े। वहां एक कमरा दूसरों की तुलना में कम टूटा हुआ लगा। उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। सफाई की, बिस्तर बिछाया और खाना पीना रखा। फिर वे कोठी के हर कोने को देखने निकल पड़े। दिन भर वे कोठी में घूमते रहे। उन्हें कुछ खास नहीं मिला, बस पुराने कमरे, टूटा फर्नीचर, जालों से भरी दीवारें। शाम ढलने लगी तो वे अपने कमरे में लौट आए। कुछ खास नहीं है यहां, अभिजीत ने कहा। बस पुरानी इमारत है। हां, पर महिपाल भैया ने जो कहा था। संजय अब थोड़ा असहज लग रहा था। बकवास थी उनकी बातें। देख, यहां कुछ नहीं है। चल, रात यहीं रुकते हैं, सुबह चलेंगे। संजय ने टोका, पर शाम हो रही है। महिपाल भैया ने कहा था जल्दी लौट आना। अरे, हम बड़े हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। रुक, मजा आएगा। संजय चुप हो गया। अंधेरा होने लगा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और कमरे में बैठ गए। बातें करते करते समय बीतता रहा। रात के करीब 9 बज गए थे। दोनों ने खाना खाया और लेट गए। पर संजय को नींद नहीं आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने अभिजीत को हल्का हिलाया,
पर वो सो चुका था। संजय उठा और कमरे में टहलने लगा। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर टंगी थी। वो पहले उन्हें नजर नहीं आई थी। तस्वीर में एक महिला थी, सफेद साड़ी पहने, काले लंबे बाल और आंखें। आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो संजय को ही देख रही हो। उसका चेहरा भावहीन था, फिर भी अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था। संजय ने तस्वीर को देर तक देखा, फिर उसने टॉर्च घुमाई और कमरे से बाहर निकल गया। उसे लगा कि कहीं से आवाज आ रही है, धीमी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने सीढ़ियां उतरकर नीचे आंगन में देखा। वहां कोई नहीं था। वहां आगे बढ़ा। आंगन के पीछे एक टूटा हुआ दरवाजा था, जिसके पार श्मशान था, वही जिसका जिक्र महिपाल ने किया था। संजय ठिठक गया। उसे याद आया, उधर मत जाना, लेकिन उसके पैर खुद बढ़ रहे थे। श्मशान की जमीन सूखी और ठंडी थी। वहां कोई चिता नहीं थी, सिर्फ एक पुराना पत्थर का चबूतरा था, और उस चबूतरे पर कोई बैठा था। संजय का दिल धक से रुक गया। वो आकृति सफेद थी, धुंधली, जैसे हवा में बनी हो। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, पर हवा नहीं चल रही थी। कौन कौन है? संजय ने कांपती आवाज में पूछा। आकृति धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा संजय की तरफ हुआ। वही चेहरा, तस्वीर वाली महिला। आंखें काली खाली गड्ढे, होंठ पर मुस्कान जो मानो त्वचा पर खींची गई हो। संजय चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उसके पैर जमीन से चिपक गए। आकृति उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। तुम कौन हो? संजय ने फुसफुसाया। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल हाथ बढ़ाया, लंबी पीली उंगलियां, और संजय के गले को छुआ। वह स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। संजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ा। उसी वक्त कोठी में अभिजीत की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई तेज आवाज आई हो। वह उठा तो देखा संजय नहीं है। उसने टॉर्च जलाकर कमरे में देखा। संजय का बैग था, पर वह कहीं नहीं था। संजय, अभिजीत ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, आंगन में आया। वहां भी कोई नहीं था। तभी श्मशान की दिशा से एक चीख गूंजी, दर्द भरी, डरावनी। अभिजीत दौड़ा। उसने संजय को श्मशान के पास पड़ा देखा। वो बेहोश था। अभिजीत ने उसे उठाने की कोशिश की। तभी उसके पीछे से एक हंसी आई, लंबी, ठंडी, जैसे हड्डियां रगड़ रही हो। वो पलटा। वहां कोई नहीं था, केवल एक सफेद परछाई दीवार पर पड़ी थी, पर उसकी अपनी परछाई से अलग। वो हिल रही थी, मानो नाच रही हो। अभिजीत ने संजय को कंधे पर उठाया और कोठी से बाहर भागा। वो भागता रहा, रास्ता भूल गया, पेड़ों से टकराता रहा। उसे बस इतना याद था कि उसे गांव पहुंचना है। भोर होते होते वो गांव के बाहर पहुंचा। महिपाल उसी रास्ते पर ऑटो लेकर उनकी तलाश में निकला था। उसने दोनों को देखा, एक बेहोश, एक हांफता हुआ। क्या हुआ? महिपाल ने पूछा, पर अभिजीत कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखों में वो परछाई अब भी नाच रही थी। महिपाल ने दोनों को घर पहुंचाया। संजय को होश आया तो दोपहर हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें खाली। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था। वो थी तस्वीर वाली, उसने मुझे छुआ, ठंडा, बहुत ठंडा। अभिजीत ने महिपाल को सब बताया, तस्वीर, श्मशान, सफेद आकृति और वो परछाई जो अलग थी। महिपाल का चेहरा उतर गया। तुम उस कोठी में गए थे? उसने धीमी आवाज में पूछा। हां, अभिजीत ने कहा। हमें मालूम नहीं था, हम सिर्फ देखने गए थे। महिपाल ने गहरी सांस ली। उस कोठी के बारे में गांव में एक पुरानी कहानी है। सुनो, ताकि तुम समझ सको कि तुम किससे टकराए हो। वह बोला, करीब 100 साल पहले उस कोठी में एक जमींदार रहता था।
उसकी एक बेटी थी, रजनी, बहुत सुंदर पर अकेली। उससे प्यार करने वाला कोई नहीं था। जमींदार ने उसका विवाह दूर गांव में तय कर दिया। रजनी मान गई, पर उसका मन नहीं था। विवाह से एक रात पहले उसने कोठी के पास के तालाब में डूबकर जान दे दी। लोग कहते हैं कि उसके बाद से उसकी आत्मा कोठी और श्मशान के बीच भटकती है। वह किसी को मारती नहीं, पर जो उसके पास आता है उसे अपने पास खींच ले जाती है। कुछ लोगों को तो वह अपनी तस्वीर भी दिखाती है, ताकि उन्हें याद रहे कि वह कैसी थी। अभिजीत ने पूछा, तो वह हमें क्यों दिखी? हम तो उसके दुश्मन नहीं हैं। शायद इसलिए कि तुम उसके अकेलेपन को समझ सको, महिपाल ने कहा, या शायद सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी कहानी कहीं आगे, ताकि वह यूं ही न भूल जाए। संजय अब थोड़ा शांत हुआ था। उसने कहा, मैंने उसका चेहरा देखा। वह दुखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, खालीपन नहीं। महिपाल ने सिर हिलाया। हो सकता है, पर अब तुम लोग यहां से चले जाओ। उस जगह फिर मत जाना। अभिजीत और संजय ने उसी दिन शाम को गांव छोड़ दिया। महिपाल ने उन्हें स्टेशन तक छोड़ा। जाते समय अभिजीत ने पीछे मुड़कर देखा। कोठी की दिशा में कोहरा छाया हुआ था। उसे लगा जैसे कोई सफेद परछाई दूर खड़ी उन्हें देख रही हो।